आज की अपडेट खास तौर पर उन भारतीयों के लिए बेहद ज़रूरी है जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद चेतावनी दी है कि EB1 कैटेगरी भारतीयों के लिए आने वाले हफ्तों में पूरी तरह बंद हो सकती है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे उस इंडियन ऑरिजिन महिला की जिसे यूके में कोविड लोन फ्रॉड के लिए एक बड़े मामले में सजा सुनाई गई। फिर देखेंगे कि कैसे इंडिया EU ट्रेड डील अब अमेरिका के मुकाबले एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। इसके बाद बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की उस बड़ी लेऑफ की जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री को हिला रही है, और आखिर में जानेंगे कनाडा के लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ की पूरी जानकारी। तो आज के इस बुलेटिन में हम इन पांचों अपडेट्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, जानेंगे रूल क्या असल में कहते हैं और आपको आगे क्या सावधानी बरतनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन कार्ड से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक खबर की। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अगस्त 2026 के वीजा बुलेटिन के साथ साफ चेतावनी दी है कि EB1 इंडिया कैटेगरी आने वाले हफ्तों में पूरी तरह अनअवेलेबल हो सकती है, यानी उस कैटेगरी में नए वीजा नंबर मिलना बंद हो सकता है। इस बुलेटिन में इंडिया की EB1 फाइनल एक्शन डेट अक्टूबर 15, 2022 पर ही अटकी हुई है। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वीजा नंबर्स का इस्तेमाल उम्मीद से कई ज्यादा तेज हुआ है, जिसकी वजह से फिस्कल ईयर खत्म होने से पहले यानी 30 सितंबर 2026 से पहले ही इस कैटेगरी में वीजा जारी करना रोकना पड़ सकता है। बाकी कैटेगरीज में भी भारतीयों के लिए कोई राहत नहीं है। EB2 कैटेगरी पहले से ही भारतीयों के लिए अनअवेलेबल घोषित है, जबकि EB3 की फाइनल एक्शन डेट 1 जनवरी 2014 पर ही बनी हुई है। जो एप्लीकेंट्स अमेरिका के अंदर ही अपना स्टेटस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए USCIS अगस्त में फाइनल एक्शन डेट चार्ट का इस्तेमाल करेगा, यानी सिर्फ वही एप्लीकेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जिनकी प्रायोरिटी डेट उस चार्ट में तय तारीख से पहले की है। EB1 वो कैटेगरी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रखने वाले प्रोफेशनल, रिसर्चर्स और मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, और इसे आमतौर पर सबसे तेज माना जाता रहा है। लेकिन अब वहां भी भारतीयों के लिए रास्ता बहुत नैरो होता जा रहा है। अगर आप EB1 या किसी और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में प्रायोरिटी डेट रखते हैं तो अगले कुछ हफ्तों में आने वाले हर वीजा बुलेटिन को ध्यान से देखिए और अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से पूरी तरह तैयार रखिए, ताकि अगर कैटेगरी फिर से खुले तो आप बिना देरी के अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं यूके से जुड़ी एक ऐसी खबर की जो हर उस भारतीय के लिए एक सीख है जो विदेश में अपना बिजनेस चला रहा है। कार्डिफ में रहने वाली 50 साल की रूपाली वाघ नाम की इंडियन ऑरिजिन बिजनेस वुमन को यूके सरकार की बाउंस बैक लोन स्कीम में फ्रॉड करने के मामले में 2 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ये स्कीम मई 2020 में यूके सरकार ने कोविड-19 के दौरान छोटे कारोबारों की मदद के लिए शुरू की थी, जिसके तहत बिजनेसेस 2000 से 50,000 पाउंड तक का लोन ले सकते थे, वो भी अपने एनुअल टर्नओवर के 25% तक की सीमा में, और सरकार बैंकों को भी 100% गारंटी देती थी। रूपाली बाग ने मई से सितंबर 2020 के बीच अपनी 4 अलग-अलग कंपनियों के लिए कुल 2,16,250 पाउंड के लोन फर्जी तरीके से हासिल किए। उन्होंने अपनी कंपनियों का टर्नओवर बढ़ा चढ़ाकर बताया, कुछ कंपनियों के लिए एक से ज्यादा लोन लिए, जबकि स्कीम के नियम के मुताबिक एक कंपनी सिर्फ एक ही लोन ले सकती थी और जो पैसा मिला उसका बड़ा हिस्सा अपने पर्सनल कर्ज चुकाने और स्टॉक्स व शेयर खरीदने में लगा दिया। नवंबर 2025 में उन्होंने कार्डिफ क्राउन कोर्ट में 5 फ्रॉड के आरोप कबूल कर लिए थे और अब 17 जुलाई को उन्हें सजा सुनाई गई है। इंसॉल्वेंसी सर्विस के चीफ इन्वेस्टिगेटर डेविड स्नासडेल ने कहा कि वाघ ने एक ऐसी स्कीम को निशाना बनाया जो जेन्युइन बिजनेसेस की मदद के लिए बनाई गई थी, और जब उनके सामने सबूत रखे गए तो उन्होंने पहले किसी और पर दोष मढ़ने की कोशिश की, बाद में खुद ही सारा काम अकेले करना स्वीकार किया। ये केस उन सभी भारतीयों के लिए एक जरूरी चेतावनी है जो विदेश में अपना बिजनेस चला रहे हैं। सरकारी सपोर्ट स्कीम्स का फायदा उठाते वक्त हमेशा सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि ऐसे फ्रॉड की जांच सालों बाद भी होती है और सजा से बचना लगभग नामुमकिन है। तीसरी खबर एक सकारात्मक बदलाव की तरफ इशारा करती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे अमेरिका के बजाय यूरोप का रुख करने लगे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है इंडिया EU ट्रेड डील जो इस साल जनवरी में हुआ था। इस ट्रेड डील के तहत स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए यूरोप जाना पहले से आसान बनाया जा रहा है। आसान वीजा पाथवे, साफ पॉलिसीज और बेहतर पोस्ट स्टडी वर्क के रास्ते इसका हिस्सा हैं। एक EU अधिकारी ने बताया कि EU इंडिया मोबिलिटी फ्रेमवर्क उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत
यूरोप दुनिया भर के टैलेंट को, खासकर भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत से विदेश पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2023 में 9,08,000 से घटकर 2025 में करीब 6,26,000 रह गई। और इसकी वजह है अमेरिका और दूसरे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके में सख्त होते वीजा नियम और बढ़ती लागत। हाल ही में अमेरिका ने अपने स्टूडेंट वीजा की ड्यूरेशन को सीमित करने का कदम भी उठाया है, जो जनवरी 2025 से चल रहे व्यापक इमिग्रेशन क्रैकडाउन का हिस्सा है। एजुकेशन कंसल्टेंट केसी ओवरसीज के मुताबिक यूरोप की ट्यूशन फीस अमेरिका के मुकाबले आमतौर पर 50 से 80% तक कम होती है और वहां रहने का खर्च भी कम है, जिससे कुल बिल काफी हल्का हो जाता है। अगर आप विदेश पढ़ाई की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड रहने के बजाय यूरोप की यूनिवर्सिटीज और वहां मिलने वाले नए मोबिलिटी पाथवेज को भी ऑप्शन के तौर पर जरूर देखें, क्योंकि लागत और वीजा लोगों जो दोनों चीजें हैं वो हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनकर उभरता है। चौथी खबर ग्लोबल टेक इंडस्ट्री से जुड़ी है, जिसका असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर भी पड़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वैश्विक वर्कफोर्स में करीब 4800 नौकरियों में कटौती का ऐलान किया, जो कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 2% है। इस कटौती का सबसे बड़ा असर एक्सबॉक्स गेमिंग बिजनेस पर पड़ेगा, जहां करीब 20% कर्मचारी कंपनी छोड़ेंगे। यानी फिस्कल ईयर 2027 तक कुल 3200 भूमिकाएं खत्म की जाएंगी, जिनमें से 1600 भूमिकाएं तुरंत प्रभाव से खत्म हो रही हैं। कंपनी अपने 4 गेमिंग स्टूडियोज को भी अलग तरीके की योजना बना रही है, जिनमें कंपल्शन गेम्स और डबल फाइन प्रोडक्शन शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कॉलमैन ने कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में साफ कहा कि आज जो भूमिकाएं खत्म की गई हैं उन्हें एआई से रिप्लेस नहीं किया जा रहा, लेकिन साथ ही ये भी माना गया है कि एआई काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये कटौती माइक्रोसॉफ्ट के शेयर प्राइस में बीते 9 महीने में आई करीब 30% की गिरावट के बीच हुई है, जिससे कंपनी के करीब $1.2 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू को इम्पैक्ट किया है। इससे पहले कंपनी ने अपने अमेरिकी वर्कफोर्स के 7% यानी करीब 9,000 कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑप्शन भी दिया था, जिसे 1/3 से ज्यादा एलिजिबल कर्मचारियों ने स्वीकार किया। ये लेऑफ सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट तक लिमिटेड नहीं रहे। 2026 की पहली छमाही में ही मेटा, ओरेकल, अमेजॉन और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां समेत टेक इंडस्ट्री में करीब 1,54,000 लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। अगर आप टेक इंडस्ट्री में H1B या किसी और वर्क वीजा पर काम कर रहे हैं तो इस तरह की ले ऑफ के दौरान अपने रेज्यूमे, नेटवर्क और अपने वीजा स्टेटस के ग्रेस पीरियड को हमेशा अपडेट रखिए, ताकि किसी भी अचानक झटके के लिए आप पहले से तैयार रहें। आखिरी खबर उन भारतीयों के लिए है जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी की तलाश में है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC ने अपने लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी PNP के तहत 511 कैंडिडेट्स को इनविटेशन टू अप्लाई भेजा है। इस ड्रॉ के लिए जरूरी न्यूनतम कॉम्प्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी कि CRS स्कोर 744 था और सिर्फ वही कैंडिडेट्स योग्य माने गए जिन्होंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल 26 मई 2026 शाम 6:11 यूनिवर्सल टाइम से पहले बनाई थी। ये ड्रॉ साल 2026 का 29वां एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ है और इस साल अब तक हुए ज्यादातर ड्रॉज में कनाडा का साफ फोकस उन कैंडिडेट्स पर रहा है जो पहले से कनाडा के अंदर मौजूद हैं, खासकर जिनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस या किसी प्रोविंस की नॉमिनेशन है। PNP के तहत हर प्रोविंस और टेरिटरी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स या एंटरप्रेन्योर्स को नामांकित कर सकता है और एक बार प्रोविंस से नॉमिनेशन मिलने के बाद कैंडिडेट का CRS स्कोर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि PR मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी मजबूत हो जाती है। अगर आप कनाडा में PR के लिए योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने पसंदीदा प्रोविंस की PNP स्ट्रीम्स को समझिए और वहां सीधे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपके CRS स्कोर को इतना बढ़ा सकता है कि आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे बुलेटिन पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर दें। ऐसे और बुलेटिन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।